हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए क्या है, जो हमारी अभी एग्जाम है फेब में कंडक्ट करवाई जा रही है, उसके लिए हम PYQs कर रहे हैं, जो कि हमारे जून 24 का जो हमारा पेपर था हम वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पार्ट बी के समथिंग सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज है हमारे पार्ट सी का, जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट सी है उसका पार्ट फर्स्ट है हमारे इस वीडियो का। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा। शिफ्ट जो फर्स्ट थी हमारी, जून एग्जाम जो हुआ था, जून में कंडक्ट करवाया गया, वो पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैन GTPs imposes डायरेक्शनली ऑन ट्रांसपोर्ट थ्रू न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स। आपको पता है NPCs प्रेजेंट होते हैं लाइक अदर GTPs. RAN is a molecular switch that can adjust to conformational states depending on whether bound to GDP and GTP. Possible reasons for compartmentalization of RAN GTP accumulation are. आपको इसके लिए क्या है, जो हमारे प्रोटीन शॉर्टिंग टॉपिक है, जैसे कि हमारे कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में बनते हैं, कुछ प्रोटीन हमारे साइटोसोल में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, कुछ जो प्रोटीन्स हमारे साइटोसोल में बनते हैं तो वो साइटोसोल के लिए ही नहीं बनते हैं, सेल में कहाँ कौन से प्रोटीन को जाना है वो डिसाइड करते हैं। इनके ऊपर जो प्रेजेंट न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस होती है इस तरह से प्रोटीन्स के ऊपर प्रेजेंट, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल के लिए होती। जैसे कि साइटोसोल में हमारी ये प्रोटीन बन गई, बट ये जो प्रोटीन थी हमारे क्या थी, न्यूक्लियस स्पेसिफिक थी। न्यूक्लियस के लिए क्या थी, स्पेसिफिक थी। तो ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर के इस तरह से ट्रांसफर करेगी। मैं इसके लिए पहले न्यूक्लियस बना देती हूँ। इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये यहाँ ऐसे थोड़ी जाएगी, इसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिसको NLS भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जब ये जाती है ऐसे नॉर्मल वे में नहीं चली जाती, इसके लिए एक सिग्नलिंग चलती है। कहाँ पर रैन प्रेजेंट होता है हमारे, ठीक है, रैन गैप प्रेजेंट होता है, कहीं पर GEF होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये सिग्नलिंग जो है वो आनी चाहिए थोड़ी बहुत इजी है ये वाली। यहाँ क्या होता है, ये देखो, ये साइटोसोल वाला पार्ट है, ठीक है, सेल का, और ये वाला पार्ट है हमारे न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। ये साइटोसोल वाला पार्ट है एंड ये पार्ट जो है हमारा ग्रे वाला, ये है न्यूक्लियस वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो साइटोसोल है इसके अंदर क्या है, हमारे इसके अंदर रैन GTP प्रेजेंट है, जबकि न्यूक्लियस वाले पार्ट में क्या है, रैन GTP प्रेजेंट है, TP। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारी सिग्नलिंग कब चलती है, ये देखो, रैन GTP जो होता है हमारा डाइफॉस्फेट, GDP बोल रही हूँ मैं, है ना, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो। रैन GTP जो है हमारे कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट है। ये आता है न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स, ये देखो, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू क्या है, ये आता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पर क्या है, रैन GEF प्रेजेंट होता है। तो रैन GEF यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, GDP को तो यहाँ से रिमूव करवा देता है एंड GTP जो होता है ट्राइफॉस्फेट, उसको यहाँ क्या है, ये ऐड करवाता है। तो यहाँ जो हमारा ये प्रोटीन है रैन, इसके साथ कौन जुड़ गया, ये जुड़ गया GTP। अब जैसे ही GTP के साथ जुड़ता है, ये कैसे हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर काम करता है, जो इसका काम था। एंड देन वापस से इसको जाना तो होगा ना, क्योंकि कैरियर की तरह हमारे यहाँ रैन प्रोटीन जो है काम कर रहा है और एनर्जी डिपेंडेंट मैनर में कर रहा है। तो ये वापस इसका जो काम था इसने किया, लेकिन इसको वापस भी तो जाना होगा। अगर सेल के अंदर कोई चीज आती जाएगी, एक्यूमुलेट होती जाएगी, तो बाहर का इसकी कमी हो जाएगी, है ना। तो उस चीज को भी अपन को देखते हुए चलना है। तो यहाँ क्या है, इसने जो काम था वो किया, वापस इस प्रोटीन को जो हमारे है उसको वापस से बाहर जाना है, ठीक है, GDP को। तो ये वापस से हमारे इस तरह से बाहर जाएगा, ये लो, ठीक है। तो जैसे ही ये बाहर जाएगा, ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, वापस से GDP फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रैन गैप होता है। जैसे यहाँ रैन GEF होता है ना, यहाँ पर GAP होता है, जो क्या करता है, इसके ऊपर से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देता है। आपको अगर पता हो तो GTP, और ये GDP में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके ऊपर क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ये फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही रिमूव होता है
तो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन इसकी हेल्प कर रहा है रिमूव करने में, वो है गैप, और इसको वापस से इस तरह से कन्वर्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, वो कर रहा है हमारे GEF, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, वो कर रहा है GAP। ये आपको ध्यान रखना है। ये था पूरा हमारे प्रोसेस वर्क जो लिखा हुआ है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है रैन। स्मॉल मोनोमेरिक GTPs प्ले ए क्रिटिकल रेगुलेटरी रोल इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डायरेक्शनली रैन कैन एक्सिस्ट इन 2 स्टेट। जो रैन है हमारे 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक है व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन वेदर GDP एंड GTP इज बाउंड। अब GTP के साथ ये बाउंड रहता है अकर्स इन द न्यूक्लियस। जब GDP के साथ रहता है तो ये कहाँ है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, एंड जैसे ही GDP के साथ बाउंड होता है तो ये कहाँ चला जाता है, हमारे साइटोसोल में। देख सकते हैं लोकलाइजेशन ऑफ रैन GTP इन द साइटोसोल एंड GTP इन द न्यूक्लियस रिजल्ट्स फ्रॉम द लोकलाइजेशन ऑफ 2 रैन रेगुलेटरी प्रोटीन। रैन स्पेसिफिक गैप इज लोकलाइज्ड इन द साइटोसोल एंड रैन स्पेसिफिक GEF ये रहता है हमारे इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर। इन न्यूक्लियस रैन स्पेसिफिक GEF स्टिमुलेट्स रिप्लेसमेंट ऑफ GDP। ठीक है, इसको रिप्लेस करवाता है और GDP को क्या है, ये ऐड करवाता है। तो ये था हमारा सारा प्रोसेस, तो बहुत इजी था। ठीक है, ये ओनली लोकेशन ही पूछी गई है अपन से, वो हम बताते हैं। ये देखो रैन GAP इज एनरिच्ड इन द न्यूक्लियस। नो, ये कहाँ, अभी मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर को समझाया, ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है ए हमारे क्या है, इनकरेक्ट है, तो ए इसमें भी दिया हुआ है, ए इसमें भी दिया हुआ है, ये लो। अब आप नहीं भी पढ़ोगे तो एक स्टेटमेंट कौन सा है हमारा, C स्टेटमेंट जो है बिना पढ़े भी हमें पता लग गया कि वो बिल्कुल हमारे राइट है। ठीक है, अब लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा रैन GAP इज लोकलाइज्ड इन द साइटोसोल। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है या फिर साइटोसोल में। तो अगर आपको पता होगा कि साइटोसोल में प्रेजेंट है, अब आपको ये पता लग गया कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट ही सही होगा, या तो A होगा या B होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। अब आपको पता लग गया B स्टेटमेंट हमारा सही है, जबकि A स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ हमारे इस वाले स्टेटमेंट में B आ ही नहीं रहा है, और हमने पता लगा लिया C हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है और उसी से हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच गए हैं। ठीक है, आपको ये सारी ट्रिक्स अपनानी है। मैं ट्रिक्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यही एग्जाम में आपकी आंसर को सही करने में आपकी हेल्प करती है, इसलिए इन ट्रिक्स को आपको अपनाते हुए आपको क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। रैन GEF इज एनरिच्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, हमको पता लग गया हमारा आंसर कि सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। द न्यूक्लियर इनपुट रिसेप्टर्स हेल्प इन द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रैन GTP। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो हैज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रैन GTP कंपार्टमेंटलाइजेशन, जो हमने बता दिया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग टॉपिक से, जो कि न्यूक्लियस की ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो आपको पूरी प्रोसेस भी समझा दी, कौन सा प्रोटीन कहाँ। अब अगली बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं रैन गैप कहाँ प्रेजेंट है, रैन GEF कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि अभी आपसे GTP के फॉर्म में पूछा था ना कि GTP कहाँ प्रेजेंट है, तो आपने साइटोसोल बता दिया। ठीक है, GTP कहाँ प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अगली बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर a few statements regarding the rate of glycolysis, gluconeogenesis and glycogen metabolism। इसके रिगार्ड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें देखना है स्टेटमेंट्स में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट इनकरेक्ट। ये देखो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन पूछा गया है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। बच्चे एग्जाम में अपना पेपर करके आने के बाद बोलते हैं मैम हमने तो करेक्ट और इनकरेक्ट हमने देखा ही नहीं, जबकि आपको ये चीज भी देखते हुए चलना है। यहाँ हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। अब हम पढ़ते हैं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज वॉज डिक्रीज
ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो ये बिल्कुल राइट है। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, हमारे डिक्रीज होता है, जबकि ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है वो हमारे इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, एक तरह से स्टोरेज फूड की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। ठीक है, फिर है हमारे सेकंड स्टेटमेंट, जबकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। अब आपको पता लग गया ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ए जहां है वो हमारा ऑप्शन का आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अब है सेकंड, इंक्रीज लेवल ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इनहिबिट। नो, ये आप एक तरह से क्या है, ये शुगर ही होती है ना, तरह से शुगर होती है, इनहिबिट नहीं करती है, इसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट करती है किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, जबकि हमारे स्टेटमेंट में इनहिबिट बोल रखा, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब आपको वैसे भी पता लग गया था बाय डिफॉल्ट बी स्टेटमेंट आपका हर हालत में सही ही जाने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा इंक्रीज ब्लड ग्लाइकोजन सॉरी ग्लूकागोन इनहिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा अगर सी भी करेक्ट है तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो देख लो डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ क्या बोला गया है, ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज होता है अगर ग्लूकागोन हमारे ब्लड में, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। मतलब कि ग्लूकागोन क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है किसको, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को। ठीक है, कब, कौन सी कंडीशन में, जब इंक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर। ठीक है, एंड स्टिमुलेट कर रहा है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये स्टिमुलेशन का एक्टिवेट का साइन है और ये क्या है, हमारी इनहिबिट का साइन है। आपको पता लग गया होगा, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए। तो ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को। ठीक है, सिंथेसिस को तो ये क्या है, इनहिबिट कर रहा है, एंड ब्रेकडाउन को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है या फिर स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेटमेंट भी हमारा राइट हो जाएगा। अब है डी, इंक्रीज इन AMP levels inhibit glycolysis and stimulate gluconeogenesis, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है हमारे, अगर आपको पता हो तो, अगर AMP का लेवल अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज का साइन है, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करता है किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। जबकि हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, इनहिबिट, एंड इसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये इनहिबिट किसको करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो ये चीज आपको, जो रिलेशन है आपको ध्यान रखना है। अगर AMP का लेवल बढ़ता है तो ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है, और अगर इसका लेवल बढ़ता है AMP का तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो बी एंड डी स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल इनकरेक्ट है और हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा गया था। इसमें अगर आपको पता है नॉर्मली किसका लेवल बढ़ने से क्या होता है, पाथवे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, बस नॉर्मल सीधा सा क्वेश्चन था। आपको अगर पता था तो आप कर सकते थे। अगर एक दो के बारे में भी आपको पता था तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक इजी वे में जा सकते थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब है बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूटामाइन एंड एस्पार्जिन इज सेंसिटिव टू लाइट एंड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड कार्बन। ठीक है, अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द सम। ठीक है, Which one of the following options represent the combination of the all correct statements? आपको यहाँ तीन तीन का कॉम्बिनेशन पता है। अब तीन में से अगर आपको एक का भी आंसर पता लग गया, एक भी अगर आपको पता है कि राइट है रॉन्ग है, तो आप सही पहुंच सकते हैं। चलो अपन पढ़ते हैं एक बार। आपको ये ध्यान रखना है, अपन को क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अब है एक्सप्रेशन ऑफ द प्लास्टिक लोकलाइज्ड ग्लूटामाइन सिंथेटेज, जिसको GS बोला गया है, जीन्स इज अप रेगुलेटेड बाय लाइट। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है, जो GS एंजाइम या जीन होता है, ठीक है, ये अप रेगुलेटेड होता है किसके थ्रू, हमारे लाइट के थ्रू। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब आपको पता है ए सही है, तो ए हमारे किस में नहीं है, इसके अंदर नहीं है। अब चलते हैं डार्कनेस
प्रमोट कर रही है हमारे किसके एक्सप्रेशन को, एस्परजिन सिंथेस। तो डार्कनेस किसको कर रही है, एएस के सिंथेसिस को क्या, डार्क। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर घूम के आ सकते हैं कि जो एएस है एस्परजिन सिंथेस, ये किसके अंदर इसका प्रमोशन होता है या अपरेगुलेटेड होता है, ये डार्क के अंदर होता है, जबकि जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज होता है ये लाइट के अंदर होता है। एएस जो होता है वो डार्क के अंदर होता है, जीएस होता है वो लाइट के अंदर होता है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया आपका सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब बी किस किस में है, बी इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं सी स्टेटमेंट के ऊपर। सी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीएस इज इनहिबिटेड बाय सुक्रोज व्हाइल दैट ऑफ एएस इज अपरेगुलेटेड बाय सुक्रोज, जबकि रॉन्ग है। जो हमारा जीएस होता है ये क्या होता है, सुक्रोज के थ्रू क्या होता है हमारी एक्टिवेट होता है, एंड एएस जो होता है वो सुक्रोज के थ्रू क्या होता है हमारे इनहिबिट होता है। तो सी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। अब सी गलत है तो सी इसमें है, ये लो, ये हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया इस स्टेटमेंट में, अगर जीएस का एक्सप्रेशन होता है तो सुक्रोज को क्या करता है, एक्टिवेट, मतलब सुक्रोज के थ्रू क्या है वो एक्टिवेट होता है, जबकि एएस जो होता है वो सुक्रोज के थ्रू क्या होता है, इनहिबिट होता है। ये देखो, ये इनहिबिशन का साइन है, ये एक्टिवेशन का साइन है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से ये हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब कि दोनों अपोजिट दिया हुआ था, दोनों का फंक्शन। एस्परजिन इज मोर इफिशिएंट कार्बन सोर्स देन ग्लूटामाइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। एस्परजिन क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में क्या है, कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, अकॉर्डिंग मतलब कंपैरिजन टू हमारे ग्लूटामाइन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ए, बी एंड डी। सी क्यों गलत है, मैंने सी का एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर दे दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डाउट है आप आराम से बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ एंजाइम्स दिए हैं उनके बारे में है। अब है गिवन बिलो आर ए फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस इन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं और इनके फंक्शंस दिए गए हैं इन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के अंदर। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ हमारे कॉम्बिनेशन है, करेक्ट स्टेटमेंट का हमें बताना है। तो यहाँ दो दो का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव 3 फॉस्फेटेज फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ 3 नहीं होता, ये क्या करता है 5 प्राइम फॉस्फेटेज को रिमूव करता है फ्रॉम डीएनए या फिर आरएनए से। ये स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है, अगर आपको इतना भी पता है एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है क्या करता है, किसको रिमूव करता है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी इस एंजाइम की, ये 5 प्राइम फॉस्फेटेज को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, किसमें से, डीएनए या फिर आरएनए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ए स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ए इसमें भी दिया हुआ है, ए इसमें भी दिया। बाय डिफॉल्ट हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, तो हम इसको बिल्कुल ट्रू कर देते हैं, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। S1 न्यूक्लियस remove single stranded region from partial double stranded DNA। यहाँ क्या करता है, ये क्या कर रहा है, हमारी सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन जो होता है, जैसे कि डबल स्ट्रैंड है ये हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए। ठीक है, ये एक तरह से हमारा, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर कट करेगा पार्शियली, एक तरह से यहाँ पर कट करता है। जैसे कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है हमारा, इसके किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर ही कट करता है S1 न्यूक्लियस एंजाइम। आपको क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अपने अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन छिपाई हुई बैठे, तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इनसे भी आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता है। तो सपोज पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें अगर आपको ये चीज अब आपको हमेशा के लिए याद हो गई, किससे एक्टिवेट होता है, रेगुलेटेड होता है, लाइट में कौन होता है, डार्क में कौन होता है, किसके अंदर कार्बन ज्यादा होता है, कौन सुक्रोज के थ्रू एक्टिवेटेड होता है,
कौन इनएक्टिवेटेड होता है, ये इन्फॉर्मेशन क्या है आप क्वेश्चंस के थ्रू बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इसमें भी देखो कौन किसके थ्रू स्टिमुलेट होता है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करते टाइम आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। क्या पता नेक्स्ट टाइम अभी जो आप दे रहे हो दिसंबर वाला इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए इन चीजों को आपको माइंड में फिट करते हुए चलना है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करती हूँ, वरना मैं भी ऐसे स्टेटमेंट पढ़ा यस ये इसका सही है, ये इसका सही है, इस तरह से अपना ये आंसर निकल गया और अब आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको सारे ट्रिक्स भी लेते हुए चलने हैं, स्टेटमेंट्स क्या बोल रहा है, ठीक है, इन चीजों को लर्न भी करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको पता लग गया बी स्टेटमेंट हमारा क्यों राइट है। अब चलते हैं सी स्टेटमेंट के ऊपर। 5 प्राइम एंड लेबलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, जैसे इसको मैं 5 प्राइम मान लूं, can be done by using polynucleotide kinase which transfer a p32 labeled phosphatase group to the 5' end of the phosphorylated DNA। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेटमेंट के ऊपर। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ टैग पॉलीमरेज एंजाइम। तो आपको अगर इस किसी भी इंफॉर्मेशन बताते स्टेटमेंट की कि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम, ये कहाँ कट करता है या इसकी कहाँ एक्टिविटी होती है, इसकी एक्टिविटी होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हमारे इस एंजाइम की होती है। कौन सी की, टैग पॉलीमरेज एंजाइम की, ठीक है। तो यहाँ इसलिए स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है। रिलीज द रिसेप्टर फ्रॉम 3' एंड ऑफ टैगमैन प्रॉप्स इन द QPCR, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये क्यों गलत हुआ हमारा स्टेटमेंट, यहाँ क्या है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करवा रखी है हमारे इस स्टेटमेंट में, जबकि हमारे जो टैग पॉलीमरेज जो होता है वो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। और इसका जो टैग पॉलीमरेज एक इस तरह का एंजाइम है या डीएनए या एंजाइम्स को बोल सकते हैं अपन, थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम का फुल फॉर्म ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी क्या है स्टेबल रहता है, डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको पीसीआर के अंदर हम यूज में लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट हमारे सही है, स्टेटमेंट में हमारे सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट एंड सी ऑप्शन। तो आपको देखना होगा सी एंड बी स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेस्पिरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें कैम प्लांट्स जो है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, जितने भी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ बताना है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। द बाइकार्बोनेट SCO3- concentration is enriched in the cytosol, ठीक है, during night by the CO2 coming from the external atmosphere through the open stomata and the mitochondrial respiration। यहाँ क्या होता है, कैम प्लांट्स की क्या है एक खासियत होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। स्पेशल फीचर पाया जाता है, इनकी जो स्टोमाटा होते हैं वो क्या नाइट के टाइम में क्या है ओपन रहते हैं, नाइट टाइम में क्या रहते हैं ओपन, एंड डे टाइम में क्या होते हैं इनके स्टोमाटा क्लोज रहते हैं। तो ये आपको फीचर पता होना चाहिए, ठीक है, ये कैम प्लांट्स में स्पेशल फीचर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है नाइट टाइम में क्या है एटमॉस्फेरिक जो हमारे CO2 होती है वो अंदर आती है थ्रू स्टोमेटा, प्लस में यहाँ प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। अब ए करेक्ट है, आपको पता है ए इसके अंदर हमारी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ पैथकेस, ठीक है, इज स्टोर्ड इन द वैक्यूम, अच्छा ठीक है, ड्यूरिंग डार्क या फिर नाइट। यहाँ क्या बोला गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है OAA हमारा, ये क्या होता है हमारी कन्वर्ट होता है मैलेट के अंदर, ठीक है,
एंड उसके बाद ये क्या है, स्टोर होता है, स्टोर होता है ये वैक्यूल के अंदर। एंड कब होती है सारी प्रोसेस, ये होती है नाइट या फिर हमारे डार्क के अंदर। तो यहाँ क्या है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड ये स्टोर नहीं होता है बाबा, होता क्या है, स्टोर हमारे मैलेट होता है, ठीक है, किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर एंड डार्क में। तो यहाँ क्या है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड को ही बोला गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारे रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको पता है ए करेक्ट है एंड बी हमारा रॉन्ग है, तो बी हमारा इसमें भी है। अब बाय डिफॉल्ट हमारा ए एंड डी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं, ये देख लो, ठीक है। अब हमें देखना है सी गलत है कि या फिर ई गलत है, ठीक है। तो हम चलते हैं सी स्टेटमेंट के ऊपर। ड्यूरिंग लाइट ऑक्सलो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड मैलेट, ठीक है, दैट प्रोवाइड CO2 फॉर केल्विन बेंजल साइकिल इन द क्लोरोप्लास्ट। नो भाई, बिल्कुल रॉन्ग है ये डे के अंदर नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया नाइट टाइम में क्या कन्वर्ट होता है ये इसके अंदर, मैलेट के अंदर। ये क्या होता है, नाइट के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, जबकि हमारे यहाँ किसके अंदर बता रखा है, ये डे के अंदर बता रखा है। अब डे में यहाँ ये क्या प्रोसेस चलती है, डे के अंदर जो हमारा स्टोर्ड मैलेट था, स्टोर्ड जो मैलेट था, ये क्या होता है, ये जाता है किसके अंदर, कौन से ऑर्गेनेली में, ये जाता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या है, CO2 हमारे रिलीज होता है एंड किसके अंदर जाता है, केल्विन बेंजल साइकिल के अंदर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये प्रोसेस हमारे प्रॉपर मैनर में होती है। तो ये हमारे डे टाइम में बता रखा है, इस तरह से होता है, ये सब सही है, लेकिन ये इसके अंदर प्रोड्यूस मैलेट दिन में नहीं होता, ये नाइट में होता है, इसलिए स्टेटमेंट ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो सी स्टेटमेंट अगर हमारा रॉन्ग है, इसमें हमारे सी दिया हुआ है, देखो ये भी हमारा कट गया और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा ई स्टेटमेंट राइट है, ये क्यों है, एक बार इसकी भी हम देखते हैं। कैम इज ए मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटिंग CO2 अराउंड रूबिस्को बाय कीपिंग स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे, ठीक है। यहाँ ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ क्या है, जो CO2 है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे यूज में ना ली जाए, ठीक है, इसलिए कि एडेप्टेशन ऐसा रखते हैं कि, और ये मतलब कि जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ही ये फीचर प्रेजेंट होता है, क्योंकि डे टाइम में अगर इतना ज्यादा वाटर लूज होगा तो वो ऐसे एरिया में प्रेजेंट है जैसे कि डेजर्ट में वो प्रेजेंट है, अगर वहां वो प्रेजेंट है तो उनको पानी तो मिलेगा ही नहीं, और इस तरह से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस होते जाएंगे तो कंटिन्यूसली वाटर लॉस होता रहेगा और पानी की कमी की वजह से क्या है, प्लांट की डेथ हो जाएगी। इस वजह से प्लांट्स ने इस टाइप का एडेप्टेशन किया है कि ये क्या करते हैं, नाइट टाइम में तो अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं और नाइट टाइम में भी सफिशिएंट फूड अपना बना लेते हैं एंड डे टाइम में वही सारी चीजें जो स्टोर करके रखते हैं उन सारी चीजों को ये लोग काम में लेते हैं, बट स्टोमेटा क्लोज रहता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस थी, आपको आनी चाहिए। मैंने आपको इस क्वेश्चन को जो एक्सप्लेनेशन था वो भी आपको अच्छे से समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ए क्लासिकल होंगस्टीन बेस पेयरिंग। अब आपको जो होंगस्टीन बेस पेयरिंग होती है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एक होती है हमारी वॉटसन एंड क्रिक की बेस पेयरिंग, जो कि 99% हमारी यही वाली, क्योंकि ए का पेयरिंग होती है थाइमिन के साथ, जी की होती है साइटोसिन के साथ, और ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ए का टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जी का सी के साथ होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम चलते हैं होंगस्टीन बेस पेयरिंग होती क्या है। होंगस्टीन बेस पेयरिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग, ठीक है, डिफरेंट होती है ये। होंगस्टीन बेस पेयरिंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंक्ड टू प्यूरिन अडॉप्ट ए सिन रेदर देन एंटी कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ क्या है, सिन टाइप का हमारे कॉन्फिगरेशन प्रेजेंट होता है। अगर आपको इतना पता है ना, होंगस्टीन बेस पेयरिंग किस टाइप की होती है, सिन टाइप की। ये लो, इसमें भी एंटी, इसमें भी एंटी, इसमें भी एंटी, ये लो, आप करेक्ट आंसर पर पहुंच गए, ठीक है। अगर आपको इतना सा भी पता था तो कि सिन होती है कि एंटी होती है, ठीक है, बट हमें तो पूरा एक्सप्लेनेशन समझना है, ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ। द 80 होंगस्टीन बेस पेयरिंग, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड are known as figure, ठीक है। The 7th and 6th position of the purine, the atom that participate in the hydrogen bonding with a third DNA strand are often referred to as
होंगस्टीन पोजीशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होंगस्टीन। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मैं आपको पहले नॉर्मल पेयरिंग बताती हूँ। ठीक है, जो कि होती है, ये है वाटसन क्रिक की पेयरिंग। ठीक है, ये है हमारा एडेनिन, ये है थाइमिन। अब आपको पता है एडेनिन क्या है, हमारे प्यूरिन है, एंड थाइमिन क्या है, पिरिमिडीन है। ठीक है, तो थाइमिन का 3rd नंबर का कार्बन एंड 4 नंबर का कार्बन। ठीक है, एंड हमारे एडेनिन का 1st नंबर का कार्बन एंड 6 नंबर का कार्बन। तो इनके अंदर क्या है, हमारे पेयरिंग होती है, ये है नॉर्मल पेयरिंग। जबकि होंगस्टीन बेस पेयरिंग में क्या होता है, ये देखो 7 नंबर का कार्बन एंड 3, ये 4 नंबर का कार्बन एंड इसका 6। तो यहाँ क्या होता है, जो 3 है ये कौन से कार्बन से, 7 वाले कार्बन से क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है, और तो सारी चीजें एज इट इज ही चल रही है। ये है होंगस्टीन बेस पेयरिंग। ठीक है, और ये है वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग। यहाँ डिफरेंस कहाँ आया है, यहाँ 3 कार्बन जो है 7th वाले कार्बन से क्या है, हमारे पेयरिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे होंगस्टीन और ये सेम मैनर में करते हैं। ठीक है, अब वाटसन क्रिक की और भी आपको अगर पेयरिंग दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ये नॉर्मल पेयरिंग हमारी चल रही है। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूँ, क्या ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, ये है इसका 1 कार्बन, ये है 2nd एंड ये है 3rd। तो 3rd 4th में हो रही है, था मैंने अब करेक्ट किया है। ये देखो यहाँ क्या है, वाटसन क्रिक पेयरिंग है। ठीक है, तो आपको भी मैंने बताया था एडेनिन एंड थाइमिन की क्या होती है, 1 और 3। ठीक है, एंड होती है यहाँ पर थाइमिन का 4th एंड एडेनिन का है 6। तो 6 4 एंड 1 3 ये मैंने आपको बता दी है। वाटसन एंड क्रिक पेयरिंग है हमारी एडेनिन की एंड थाइमिन की। अब आप चलते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन की। ठीक है, तो ग्वानिन एंड साइटोसिन के अंदर क्या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ देखो 1 का है 3 के साथ, ये देखो 1 का 3 के साथ। ठीक है, एंड 6 का 4 के साथ एज इट इज ऐसे कैसे, और यहाँ पर और एक हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हमारे 2 का 2 के साथ। मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ये तो एज इट इज रहते हैं 2 का 2 के साथ, ये हमारे होता है इस तरह से। ठीक है, एंड ये है हमारा एडेनिन का थाइमिन के साथ। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन होंगस्टीन बेस पेयरिंग में क्या होता है, किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखो, जो 6 नंबर की पोजीशन वाला कार्बन है ये 4 से कर रहा है, एंड यहाँ पर 3 वाला किससे कर रहा है, हमारी कर रहा है 7 कार्बन से। ये होते हैं हमारी होंगस्टीन बेस पेयरिंग, जो कि 1% ही क्या है, हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो आपको इसका पता होना चाहिए। देखो यहाँ हमारी वाटसन बेस पेयरिंग बता रखी है। ठीक है, एंड इस तरफ क्या है, होंगस्टीन बेस पेयरिंग हमारी यहाँ बता रखी है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो यहाँ हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी से है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड रिगार्डिंग सेल स्पेसिफिकेशन इन एन अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो में क्या होता है, एक सेल्स होती है, अगर एम्ब्रियो में वो कुछ सेल्स को अगर हटा भी देते हैं तो क्या है, वो डेवलप कर सकती है अपने आप से भी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता थी क्वेश्चन की, आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ the entire embryo rarely interact with its environment and its development trajectory वर्ड गलत आ गया, cannot be guided by its intermediate ecosystem। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ के हमसे क्या बोला गया, with regard to the experiment shown below where removal of the cells from an early blastula leads to normal development of the larva form। ठीक है, which one of the following above combination of statements apply for the development of the organism। आपको पता है, मैं एक डायग्राम लाई हूँ, यहाँ से हमने क्या किया है, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का क्या है, एम्ब्रियो है अर्ली स्टेज का, ब्लास्टूला है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ ब्लास्टूला। यहाँ हमने क्या किया है, एक इतने से पार्ट को क्या है, हमने ग्लास निडल से रिमूव कर दिया है, इतने से पार्ट की सेल्स को। ठीक है, तो यहाँ से इस सेल्स को अगर हमने रिमूव किया है तो भी हमारा जो ऑर्गेनिज्म है डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, नॉर्मल डेवलपमेंट। जो हमारा लार्वा है वो कैसा है, नॉर्मल डेवलप हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हमने अर्ली स्टेज में भी अगर इन सेल्स को हटाया है तो
जो पास वाले सेल्स थे इन्होंने क्या है, रिमूव सेल्स का क्या है, कंपनसेशन कर लिया एंड इस तरह से ये सेल्स यहाँ पर वापस से बन गई एंड हमारा जो लार्वा है वो नॉर्मल बना है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, फिर है व्हेन सेल्स आर रिमूव चेंज इन सेलुलर बायोकेमिस्ट्री एंड फंक्शन आर नेवर प्रोसीड बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कमिटमेंट ऑफ द सेल्स टू ए सर्टन फेट। ठीक है, नेवर, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है हमारा बिल्कुल ही। ठीक है, द फेट ऑफ ए सेल और ए टिश्यू इन द इंटैक्ट एम्ब्रियो इज सेड टू बी specified when it is not capable of differentiating autonomously on being placed in a natural environment such as a petri dish या फिर टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यहाँ क्या है, कोई एम्ब्रियो है, स्पेसिफाइड हो गया है, सेट टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली। ठीक है, फिर है हमारी स्टेटमेंट डी। सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कंक्लूजन, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है। एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया था वो मैंने चीजें आपको बता दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमारे बोला गया है नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है सेल्स को अगर हम रिमूव कर रहे हैं, तो इन लाइन के अकॉर्डिंग हमको हमारा स्टेटमेंट चाहिए, जो कि बहुत मोर एप्रोप्रिएट मैनर में क्या है, सही होना चाहिए। इफ सेल are removed in infractions of the remaining cell compensate, ये लो compensate the fate of removed cells। ठीक है, because the fate of cell depend upon the condition in which of the cell finds itself। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है हमारे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, कि हमारे एक्सपेरिमेंट के रिगार्ड हमें कुछ लाइंस दी गई थी वो हमने पढ़ी, हमारे एक्सपेरिमेंट से ही हमें कंक्लूजन निकालना था। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया, वियर रिमूवल ऑफ सेल्स, सेल्स को रिमूव कर रहे हैं हम अर्ली ब्लास्टुला स्टेज में, फिर भी हमारे क्या है, नॉर्मल लार्वा बन रहा है। ठीक है, वो क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सेल्स हमारी रिमूव हुई है वो कंपनसेट हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है, रिमेनिंग सेल्स कंपनसेट द फेट ऑफ द रिमूव सेल्स, कंपनसेशन हो रहा है रिमूव सेल से। ठीक है, because the fate of cells depend upon the condition in which the cells find itself। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल, अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, स्पेसिफिकेशन जो होता है हमारे दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा कंडीशनल, एक होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में क्या होता है, ये लेटर स्टेजेस में हमारे काम करता है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं हम, अगर नीडल से किसी भी सेल को रिमूव कर देते हैं ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड सेल में, तो वहां उन सेल्स का क्या है, कंपनसेशन नहीं होता है। ठीक है, जबकि हमारी जो कंडीशनल सेल्स होती है इनमें क्या होता है, अगर हम रिमूव भी कर देते हैं अर्ली स्टेज में सेल्स को, तो क्या कंपनसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या है, या कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, वो सेल्स के अपने आप को वापस बना लेती है, यानी कंपनसेट कर लेती है, जहां से जो सेल हटी है और जो यहाँ बची हुई सेल है वो कंपनसेशन कर लेती है हटी हुई सेल की जगह एंड नॉर्मल डेवलपमेंट करवाती है। ये है हमारे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब अपन करेंगे बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो है हमारे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है पूरा। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं, आगे मुझे कौन से PYQs लाने चाहिए, कौन से रिविजन क्लासेस लानी चाहिए, उसका सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।